अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में और आपके पास स्किल है, तो फिर मास्टर्स अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज बैचलर बेस्ट। मैंने अपनी फीस खुद पे की। मैंने फीस पे करने के साथ अपने शौक भी पूरे किए, ट्रेवलिंग भी की, मतलब और गैजेट्स वगैरह भी लिए। ये है कि कुछ बिल्डिंग्स को बने हुए 6 महीने हो गए, अभी तक वो फुल नहीं हुई है। जस्ट बिकॉज कि उनका जो रेंट है वो इतना हाई है कि वो ऑलमोस्ट 3000 टच कर रहा है। शुरू में फजूल खर्ची से थोड़ा सा बचें, आप अपने शौक थोड़े से लिमिटेड रखें। जो है खाना पीना वो अपना सही रखें। रहने की जगह अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ता है 45 में आपको अगर 3 साल का भी जरूरत है, सो आई थिंक दैट्स ग्रेट चॉइस। आई विल सपोर्ट के पाकिस्तानियों को गाइड करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत शॉर्ट है और जो है वो मतलब इन चीज़ों में पढ़ते नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आज की इस वीडियो में मैंने इनवाइट किया अपने एक दोस्त को, अली को, जिनका यहाँ पे आइलैंड में स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड काफ़ी एक्सपीरियंस है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो लोगों को गाइड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को जो पाकिस्तान से आइलैंड आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। मुझे क्वेश्चन आते हैं अराउंड स्टूडेंट वीज़ा या जो चैलेंजेस स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं इनसे रिलेटेड, लेकिन क्योंकि मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा उसका, इसलिए मैं कोशिश अब ये कर रहा हूँ कि उन लोगों का जिनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उनको चैनल पे लाके उनसे बात करके जो व्यूअर्स हैं उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। तो अस्सलाम वालेकुम अली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सबसे पहले तो व्यूअर्स को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, बेसिक इंट्रोडक्शन कि आप कहाँ से हैं और आप अभी क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम अली रहमान है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। और करंटली मैं आयरलैंड में स्टडी कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में केपीके से बिलोंग करता हूँ, जो कि मानसरा से। केपीके और मानसरा। और आयरलैंड आप 2 साल पहले आए थे। मैं आयरलैंड आया था 4 अक्टूबर 2022। और ये मैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना चाहता हूँ कि कैसे आपने डिसाइड किया कि आयरलैंड आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी कंट्रीज हैं। हम पहले भी कॉल से पहले बात कर रहे थे कि अच्छे बेटर ऑप्शंस भी हैं दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जैसे। तो आयरलैंड कैसे आपके ध्यान में आया। तो ये मतलब थोड़ी लंबी स्टोरी है कि जो मैंने डिसाइड किया कि मुझे आयरलैंड में स्टडी करना है, उससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया का डिसाइड किया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे उधर से रिफ्यूजल फेस करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। अदरवाइज मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड और उन्होंने माइग्रेशन एक्ट लगा दिया था। उसके बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे जिनमें यूके आ रहा था और आयरलैंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये इंग्लिश कंट्री है। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन आयरलैंड और यूके था। और कनाडा और यूएसए भी उस टाइम वीजा नहीं दे रहा था कोविड की वजह से। तो आयरलैंड और यूके में से मैंने आयरलैंड को प्रेफर किया, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आगे वीडियो में फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं। और जब मूव किया आपने तो उससे पहले आपका क्या बैकग्राउंड था पाकिस्तान में जब आप थे तो। मैं पाकिस्तान में इंटरमीडिएट किया, एफएससी जैसे बोलते हैं। मैंने इंजीनियरिंग में एफएससी करने के बाद डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान में बैचलर ही करना है, तो मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। बट जब मैंने शुरू में 1-2 वीक किया, मुझे पाकिस्तान की स्टडी बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि वो वही ग्राउंड लेवल वाली पढ़ाई हो रही थी और मुझे फर्दर दिख रहा था कि इधर कोई फ्यूचर नहीं बनेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई शुड गो आउटसाइड फ्रॉम एनी अदर कंट्री, आई शुड डू बैचलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, कनाडा। फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैंने अब्रॉड जाना। तो उसके बाद सारी कहानी शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, और फिर आगे जाके खत्म हुआ। सही है, ज़बरदस्त। और अगर हम बात करें प्रोसेस की, जो आपका जो आइलैंड आने का प्रोसेस है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है वो है ही प्रोसेस को लेके, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कोई वीडियो किसी तरह का प्रोसेस बताती है, दूसरी वीडियो में कॉन्ट्रडिक्शन होती है। तो आपका जो एग्जैक्ट प्रोसेस था वो क्या था, अगर हम विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल अगर नटशेल में समझने की कोशिश करें कि प्रोसेस पाकिस्तान से अगर कोई आइलैंड आना चाहता है तो प्रोसेस क्या कैसा दिखता है वो प्रोसेस। तो सबसे पहले आयरलैंड का प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों ने उसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्टेटमेंट इशू आता है। जो आयरलैंड का प्रोसेस है उसमें रिक्वायरमेंट है कुछ, जो कि अगर आप बैचलर में आ रहे हैं और आपके 5.5 बैंड्स हैं, पीटीए भी एक्सेप्टेबल है, डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल है, और उसके साथ जो इंग्लिश के और कोर्सेज होते हैं, और कोर्सेज जो है वो एक्सेप्टेबल है आयरलैंड में। बट अगर आप आर्ट्स करते हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वीजा रेशो में थोड़ा इफेक्ट करता है, क्योंकि आर्ट्स एक सबसे टॉप लेवल वाला है। उसके बाद डुओलिंगो सब एक्सेप्टेबल है। 5.5 फॉर बैचलर और फॉर मास्टर इट्स 6 बैंड मिनिमम। अगर आपके मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो 6 बैंड आपके पास मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद आपकी प्रोफाइल बनेगी सारे, जिसमें आपके बैचलर के लिए मैं बता दूं, जो मैं खुद आया था बैचलर के लिए, तुम्हें उसके लिए आपके पास एफएससी की डिग्री होनी चाहिए, जो कि डीएमसी होती है, मार्कशीट, और उसके साथ सनद होती है। और उसके बाद आपका जो आईएलटीएस के एग्जाम होते हैं उसके डॉक्यूमेंट, साथ में आपके एफआरसी, सारे जो डॉक्यूमेंट लगते हैं
उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो आप इनकी वेबसाइट पे बहुत आसानी से देख सकते हो। हर चीज़ वन बाय वन इन्होंने शेयर की हुई है। आपको कंसल्टेंट से जाने से पहले आपको खुद देखना चाहिए कि मुझे किसी के पास जाना चाहिए, मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप अपना आर्ट्स करें, अपना एफएससी की डिग्री लगाएं और उसके बाद अपनी प्रोफाइल, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, साथ में अपने फैमिली बैकग्राउंड, सब बिजनेस वगैरह शो करके ये सारी चीज़ें लगा के अपने कॉलेज को भेजें। कॉलेज आपको पहले जो ऑफर लेटर देगा वो अनकंडीशनल होगा। उसके बाद वो जब आपको बताएगा कि यू आर एक्सेप्टेबल फॉर आवर कॉलेज बट यू हैव टू पे फीस, आपने अगर फी पे की है उसके बाद आपको जो ऑफर लेटर है वो देनी है कंडीशनल, जिसमें आपको एक्सेप्ट करके आपको इमिग्रेशन में जमा करा देते हो। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेके तो फिर वही सारे डॉक्यूमेंट एक साथ रख के 2 फाइल बना के, एक पेरेंट की फाइल जो कि स्पॉन्सर फाइल होती है, जो भी स्पॉन्सर हो, स्पॉन्सर में आपका ब्लड रिलेशन होना बहुत लाज़मी है। मतलब कुछ लोग मामू और चाचू की लगाते हैं, दैट्स 100% रॉन्ग, आपको डायरेक्ट रिफ्यूज़ल लगने वाला है अगर कुछ ऐसी गलती करते हो। लेकिन ब्लड रिलेशन वाली स्टेटमेंट लगा के तो अपने ब्लड रिलेशन में कौन-कौन आते हैं इसमें? क्या सिर्फ फादर मदर होते हैं या और भी कोई हो सकता है इसमें? में जो आते हैं आपके फादर, अगर आपके फादर स्पॉन्सर करें तो वेरी गुड। उसके बाद आपकी मदर है, उसके ब्लड रिलेशन में आपके सिस्टर्स और आपके भाई वगैरह हो गए। सिर्फ ये ब्लड रिलेशन में आते हैं। आपके चाचू, आपके मामू, आपके खालू वो ब्लड रिलेशन में नहीं आते क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपका ब्लड का। ठीक है, इसकी वजह से आप उनकी स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते। सही है। और सबसे बड़ा तो आई थिंक क्वेश्चन या कंसर्न यही होता है जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं कि क्या हम ये प्रोसेस खुद कर सकते हैं या हमें कंसल्टेंट के पास जाना लाज़मी है स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए? तो प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हो बट ज़्यादा आपको प्रेफर करना चाहिए कंसल्टेंट, क्योंकि आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, अगर अब मैं करूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट अगर आप नए आ रहे हो, मैंने खुद कंसल्टेंट से कराया था बट मैंने अपनी सारी प्रोफाइल खुद बना दी। तो आपको प्रेफरेंस जो रखनी चाहिए वो आपको अपना कोई अच्छा सा कंसल्टेंट देख के जो कि आइलैंड को समझ हो। पाकिस्तान में कुछ गिने चुने हैं जो आइलैंड की प्रोफाइल को समझते हैं, उसकी प्रोसेस को समझते हैं। तो आपको 110% आपको कंसल्टेंट के पीछे जाना चाहिए फॉर वीजा प्रोसेस। आई थिंक आइलैंड के तो कंसल्टेंट्स भी कम है पाकिस्तान में कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा। हाँ, एक्चुअली ये बहुत बड़ा इशू है वीजा रिफ्यूजल की वजह से। बहुत सारे बच्चों के रिफ्यूजल आते हैं जस्ट बिकॉज के जो कंसल्टेंट है उनको यूके का पता है। आपको पता है कि यूके की प्रोफाइल बड़ी इजीली सबमिट हो जाती है, बहुत इजीली वीजा लग जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा उनके कंसल्टेंट बहुत है। आयरलैंड का किसी को इतना पता ही नहीं है। आप थोड़ा रुझान बढ़ रहे हैं आयरलैंड की तरफ क्योंकि यूके के हालात खराब हो रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं दे रहा। तो वो जो यूके वाले कंसल्टेंट है या ऑस्ट्रेलिया वाले, वो यूके की फाइल उठा के आयरलैंड की एम्बेसी में सबमिट कर देते हैं, आयरलैंड इमिग्रेशन को सबमिट कर देते हैं, जो कि रिफ्यूजल का बायस बनते हैं। तो कुछ है कराची में, कुछ है लाहौर में है और एक दो हमारी साइड है, हैदराबाद और पेशावर वाली साइड है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप कराची नहीं जा सकते, आप इनको ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट भेजें, आप ऑनलाइन प्रोसेस करा सकते हैं। वो ओवरऑल पाकिस्तान करते हैं। मैं अभी नाम नहीं ले सकता क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, किसी का नाम मैं ऐसे नहीं यूज कर सकता। तो है अच्छे कंसल्टेंट भी हैं, तो आपको 100% उनसे करवाना चाहिए। सही है। और आने के बाद जो प्रोसेसेस हैं ऑब्वियसली वो सेटअप के प्रोसेस, पीपीएस नंबर और वो सब उस पे हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है तो उसको आप क्या कहेंगे, क्या एडवाइस है कि सबसे बड़ा क्या चैलेंज है जिससे मेंटली प्रिपेयर होकर आना चाहिए यहाँ पे? तो जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चेंज होती है एक बंदे की लाइफ में। अगर मैं पाकिस्तान से बगैर कुछ किए, बगैर कुछ स्ट्रगल किए, लाइक पाकिस्तान में अगर कुछ नहीं किया, तो मैं किसी एब्रॉड की कंट्री में मूव हो रहा हूँ विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक है। आप लाइक होम सिकनेस होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि बहुत ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तान में, ज़्यादातर फैमिली के साथ रहते हैं, अटैच होते हैं, तो होम सिकनेस वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एंड सेकंड थिंग, आपको स्टार्ट में कुछ समझ ही नहीं आएगा। आपके माइंड में ये आएगा कि मैं किस कंट्री आ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं आया था तो पहले 2 वीक तो मैं ये सोच रहा था कि लाइफ का सबसे सबसे ज्यादा गलत डिसीजन जो मैंने लिया, तो मैंने आयरलैंड आने के लिए, क्योंकि जो मैं सोच के आया था वो इधर कुछ भी। या मिसाल के तौर पर क्या फॉर एक्सपेक्टेशंस? फॉर एग्जाम्पल मेरी एक्सपेक्टेशन सिंपल थी, क्योंकि मैं इस माइंड सेट के साथ आया था कि मैं पढ़ाई भी करूंगा, साथ में जॉब भी इजीली मिल जाएगी और सब नॉर्मल होगा, घर में रहेंगे, अकेला रूम में रहेंगे। क्योंकि जो चीज़ होती है वो हमें रियलिटी तब तक नहीं पता चलती जब तक हम फील्ड में ना हो। ऑन ग्राउंड रियलिटी हमें तब पता चलती है जब हम लैंड होते हैं। उसके बाद जब मैं लैंड हुआ तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं भाई, टोटली 100% ऑपोजिट टू पाकिस्तान।
तो एक तो होम सिकनेस होगी, दूसरा जॉब ढूंढने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है आपको, क्योंकि आप बेशक इंग्लिश कोर्स करके आ रहे हो, लेकिन नया बंदा जब स्पीकिंग करता है किसी के साथ तो थोड़ा उसको इसमें थोड़ा सा ना गैप होता है। एक सामने वाला बंदा जो 20-30 साल से रह रहा है या आयरिश है, और आप जो 2 दिन हुए आने में आए, तो आपका कम्युनिकेशन गैप होते हैं। और जॉब एकदम से नहीं मिलती, क्योंकि आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और डॉक्यूमेंटेशन के बगैर जॉब नहीं मिलती। और एक सबसे वर्स्ट चीज़ इधर की, आपके डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। उसके बगैर आपकी जॉब नहीं मिलती। और उसका ऑलमोस्ट मेरा जो टाइम लगा था, अगर आप सितंबर इनटेक में आ गए तो आपके 2 महीने 1.5 महीना यही लगेगा। इतना टाइम लगता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट बनते हैं और उसके बाद प्रॉपर जॉब मिलती है। और जॉब ढूंढना, उसके बाद कॉलेज को डायरेक्टली क्विज लगा देते हैं, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन, वो भी एक चैलेंज होता है बंदे के लिए, एकदम से जो नई चीजें देते हैं। तो जो स्टूडेंट आते हैं शुरू में स्ट्रगल होती है, बट विद द टाइम चीजें आराम आराम से समझ जाती है। तो आप क्या कहेंगे, 2 से ढाई महीने 3 महीने का खर्चा बंदे को लेके आना चाहिए क्योंकि जॉब नहीं मिलेगी फर्स्ट 3 मंथ्स, यही बात है? तो पाकिस्तान से जो भी आए अपने माइंड में एक चीज रख के आए कि पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, जिधर से भी आ रहे हैं, अपने माइंड में ये रख के आए कि मैंने 1 से 1.5 महीना जॉब नहीं करनी, मुझे मिलनी नहीं। मिल गई इफ यू आर लकी, मिल गई ठीक है, बट आपने माइंड में ये रख के आना, प्रिपेयर करके आना, 1-1.5 महीना मुझे स्ट्रगल करनी है, मुझे अपने पैसों पे जॉब भी ढूंढनी है, सीवी भी प्रिंट करनी है, सब कुछ करनी है। लेकिन वो सारे पैसे मेरी पॉकेट से लगेंगे, इनकम नहीं होगी, लेकिन आपके पैसे लगते रहेंगे। तो आप अराउंड 2500 यूरोस लेके आए, जो कि शुरू में 1000 यूरो तो आपके शुरू में टक करके जाएंगे, जो कि 500 डिपॉजिट और 500 रेंट। तो भी उस केस में क्या आपको मिल जाए फॉर? अकोमोडेशन की तो बात करते हैं, जो कि आने में सबसे बड़ा अभी जो रिसेंटली रिसेंटली नहीं, जब से मैं आया हूँ तब से प्रॉब्लम चल रहा है। आप अभी गूगल पे भी जाके देखें, पूरे यूरोप से ज्यादा आयरलैंड में घर नहीं मिलता। मतलब डबलिन में बहुत शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। बंदों को एक एक घर में 10-10 बंदे भी दे रहे, फिर भी नहीं मिल रहे। और दूसरी बात, स्टूडेंट को कोई देता ही नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंट को लीज दे रहे हैं कोई, स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। और घर की अगर मैं आपको बेसिक सी प्राइस बताऊं, मतलब जो आजकल चल रही है, अगर आप 1 BH लेते हैं, आपको कम से कम भी 1800 से 2100 के बीच में 1 BH मिलेगा, जिसमें एक कमरा होगा, एक किचन होगा, वो भी टीवी लाउंज के साथ, और एक टॉयलेट होगा। अगर आप 2 BH की तरफ जाते हैं तो 2300 से लेके 2500-2600 तक जाते हैं अच्छे घर, और सिटी में वो अकोमोडेशन बहुत ज्यादा महंगी है। आप शेयरिंग में रहते हो, एक कमरे में 2 बंदे रहते हो, आपको 500 पे बंदे, 500 एक बंदे ने, 500 दूसरे बंदे ने, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट भी देना। तो अकोमोडेशन बहुत मुश्किल है ढूंढना, बहुत मुश्किल है। आपको अगर मिल गई, आप संभाल कर रखो, बगैर नए अकोमोडेशन ढूंढे बगैर आपने घर नहीं छोड़ना। तो टेम्परेरी अकोमोडेशन भी मिलती है, लेकिन जब अल्लाह एक रास्ता बनाते हैं तो आगे 10 रास्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आओगे रोड पे आ जाओगे, आप रोड पे तो एटलीस्ट नहीं आओगे। बहुत कम्युनिटी है, हेल्प कर देती है। आप मुझे मैसेज कर लो, मैं हेल्प कर दूंगा जितना कि मुझसे हुआ। लेकिन ये है कि घर ढूंढना बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, मेन इशू जो मेरे एक्सपीरियंस में आया, ऑब्वियसली मैं एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आया था, तो घर मिल गया था लेकिन वो बहुत महंगा था। तो आई थिंक जो जो मेन इशू है, अभी जैसे सैंडीफोर्ड में हम बैठे हुए हैं, सैंडीफोर्ड में काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स अभी बने हैं, तो इनमें घर हैं। और ऐसा भी है कि कुछ बिल्डिंग्स को बने हुए 6 महीने हो गए, अभी तक वो फुल नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज कि उनका जो रेंट है वो इतना हाई है कि वो ऑलमोस्ट 3000 टच कर रहा है आपके 2 बेडरूम के लिए, या 25 से ऊपर जा रहा है 1 बेडरूम के लिए। तो वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और स्टूडेंट्स के लिए तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अफोर्ड, जो आप बात कर रहे हो ना कि वो मिलता नहीं है, वो ऑब्वियसली उसमें शॉर्टेज है। एक तो कि घर इन्होंने बनाए नहीं थे, अपार्टमेंट्स है वो अब बनने शुरू हुए हैं, उससे पहले हाउसेज होते थे, तो हाउसेज में जगह ही कम होती है, लोग कम रह सकते हैं। लेकिन जो आई थिंक जो उससे बड़ा इशू है वो ये है कि रेंट इतने महंगे हैं कि स्टूडेंट तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता। वो उन्होंने 3-4 लोगों ने मिलके, इवन मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि फैमिलीज हैं और जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 फैमिलीज ने मिलके एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट लिया हुआ है, वो एक फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आई थिंक इट्स कॉम्बिनेशन की शॉर्टेज है, और दूसरा महंगा बहुत है, और इन इलाकों में तो बहुत ज़्यादा ही महंगा है। और किसी भी आई थिंक किसी भी और कंट्री में भी, यूरोप में हम जाए तो उनसे सबसे ज़्यादा महंगा डब्लिन ही निकलता है, या फिर लंदन निकलता है। लंदन भी ऐसा ही है कुछ। तो अच्छा, चले हम मूव करते हैं कि आपका जो अभी करंट स्टेटस है, आपको 2 इयर्स हो गए हैं, तो आपका जो जो कोर्स है वो अब कितना रह गया है? मेरा कोर्स था 3 साल का, ठीक है। इधर बैचलर होता है 3 साल का। अगर आप आईटी में आते हैं, आईटी भी 3 साल का है, बट कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 4 साल का होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल लॉ कर रहे हैं, लॉ भी कुछ कुछ जगह 3 साल के,
लेकिन कुछ बैचलर जो है वो 3 साल के, कुछ कॉलेजेस में आपको 4 साल लगाने पड़ते हैं। मोस्टली तो होते हैं आईटी में 4 साल होते हैं, बिजनेस में 3 साल होते हैं, कभी कभार आईटी में भी 3 साल लगाते हैं, लेकिन 3 साल का कोर्स होते हैं। मेरा जो है 3 साल के, मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, तो अब मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए, अब मैं तीसरे साल में हूँ, जो कि मेरा लास्ट ईयर है। इसके बाद मुझे जब इंशाल्लाह मैं पास कर दूंगा अपना सारे सब्जेक्ट और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा अपना पीएसडब्ल्यू। और बैचलर के लिए और मास्टर्स के लिए पीएसडब्ल्यू डिफरेंट है, उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले यह है कि मेरा कोर्स जो है वो 3 साल का है। जो भी बिजनेस में आता है उसका 3 साल का होता है, और जो आईटी में आता है उसका 4 साल का बैचलर के लिए होता है। और मास्टर्स की जहाँ तक बात है, मास्टर सिर्फ 1 साल के। आपने पाकिस्तान से आने डायरेक्ट 1 साल की फी पे करके आना है, और 1 साल पढ़ना, वो भी 1 साल पूरा नहीं होता, उसमें भी 2 ढाई महीने छुट्टी होती है, तो आप 10 महीने पढ़ रहे हो। उसके बाद आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलते हैं। बैचलर के लिए आपको 1 साल का पीएसडब्ल्यू मिलते हैं, क्योंकि 3 साल पढ़ने के बाद आपको 1 साल देते हैं जिसमें आप अपनी जॉब ढूंढो। बट मास्टर्स के लिए ऐसे है, आप जब मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर देते हो, आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई करते हो, जैसे स्टैम्प 1G बोलते हैं। स्टैम्प 1G आपको 2 साल की मिलेगी। उन 2 साल में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब ढूंढनी। अगर आपको जॉब मिल गई तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जा सकते हो, बट उससे पहले कुछ स्टेप है। तो अगर इस जो ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है, इसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान से, अगर वो उनके लिए मास्टर्स बेटर ऑप्शन है बैचलर से, तो क्या ये सही सही स्टेटमेंट होगी? ये डिपेंड करता है टोटली, मतलब बंदे बंदे पे भी डिपेंड करता है और एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। मुझे तो लगे हमारे लिए पाकिस्तान में तो बैचलर बेस्ट है, क्योंकि 1 साल में मतलब आपकी कम्युनिकेशन ही इतनी नहीं बढ़ेगी कि आप जॉब इंटरव्यू क्लियर कर सकोगे, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि 1 साल में तो आप पहले 3 महीने तो स्ट्रगल करोगे, कि 3 महीने के बाद आपको 7 महीने मिलेंगे। 7 महीने में आप पार्ट टाइम जॉब, उसके साथ साथ डिफरेंट चीजें होती हैं, हमने बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, घर देखना होता है, पीछे पाकिस्तान में भी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो इतना कुछ आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जितना आप 3 साल में कर सकते हो। अब मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं जब 1 साल में था, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, लिटरली मुझे कैमरे के सामने बात तक करनी नहीं आती थी। और जब मैं जॉब पे जाता था, मैं चुप करके बैठा रहता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अब मैं किसी भी जगह मुझे खड़ा कर दो, तो मैं इंग्लिश में बात कर लूँ या किसी भी आयरिश से। और आयरिश इंग्लिश, मतलब आप उनका एक्सेंट शुरू में तो समझ ही नहीं आएगा। शुरू में आपको बहुत टाइम लगेगा उनको कैच करते हुए कि ये बोल रहे क्या है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो मास्टर्स एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में और आपके पास स्किल है, तो फिर मास्टर्स अच्छा ऑप्शन है, अदरवाइज बैचलर बेस्ट है। ओके, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो है वो ये है कि खर्चा कितना होता है बेसिकली, क्योंकि हर कोर्स का खर्चा अलग है, हर कोर्स की फीस अलग है। लेकिन अगर एक बॉल पार्क फिगर हमें किसी को बतानी हो जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है, आने की कोशिश कर रहा है, आने की ऑप्शन देख रहा है, तो क्या जहन में होना चाहिए, क्या अमाउंट है जो जहन में होना चाहिए? तो अमाउंट डिपेंड करती है आपके कोर्स पे, आपके कॉलेज पे और आपकी फील्ड पे, ठीक है। अगर आप, पहले मैं आपको 2 पार्ट में इस चीज को डिवाइड करता हूँ, एक बैचलर वाली साइड और एक मास्टर वाली साइड। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बैचलर। बैचलर में ऐसा है कि आपको कम फीस में आना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ओवरऑल हिसाब करके बताऊं, आपकी 8,000 से 10,000 यूरो लगेंगे बैचलर एवरेज कॉलेज में, जो कि एवरेज बहुत सारे कॉलेज हैं। उसमें मैंने वीडियो भी बनाई अपने चैनल पे। बट वो आपने चूज करने हैं, देखने के एवरेज कॉलेजेस जिनमें फीस कम होती है वो कितनी। तो उसका मैं बता रहा हूँ, 10,000 मैक्स जाएगा आपके इधर आने तक, 10,000 यूरो लगेंगे। अगर आप एवरेज से थोड़ा ऊपर कॉलेजेस में जाते हो, उनमें आपके 12 से 13 लाख यूरो लगेंगे पहले साल के। और अगर आप टॉप क्लास में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूसीजी में आ रहे हो, ट्रिनिटी में आ रहे हो, या यूसीजी में आ रहे हो, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो आपके फिर लाइक 15 से 18 लगेंगे। तो मोस्टली जो बैचलर वाले स्टूडेंट आते हैं वो एवरेज कॉलेजेस में आते हैं। तो उसका यूरो में जो हिसाब, 10,000 यूरो अपने माइंड में रखो इधर आने तक, जिसमें मैं उधर की फाइल प्रोसेसिंग, उधर का आयल्स का सब लगा के मैं बोल रहा हूँ 10,000 यूरो लगेंगे। जो कि आयरलैंड, मतलब पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें यूरो टू पीकेआर, तो ऑलमोस्ट 30 से 32 लाख रुपया लगते हैं। आप 30 से 32 लाख में बैचलर करने आ सकते हो। ये फर्स्ट ईयर का खर्चा है, उसके ये बाद सिर्फ, के ईयर आपसे यहाँ आके निकालने ये बात है। जी ये सिर्फ पहले साल का खर्चा है जो कि आप उधर से पे करके आएंगे। उसके बाद आपने एक साल कुछ नहीं पे करना, फिर नेक्स्ट ईयर आपकी फीस कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान से 8,000 यूरो पे करके आए, तो नेक्स्ट ईयर आपकी 6,000 यूरो हो जाएगी, 2,000 यूरो, जो कि आपकी
इंटरनेशनल स्टूडेंट में पहले ली थी इन लोगों ने एडमिशन वो सब में, फिर आप आयरिश स्टूडेंट बन जाओगे जब इधर मूव हो जाओगे, तो फिर आपने 2,000 से 2,500, कभी कभी 3,000 भी कम हो जाती है। नेक्स्ट ईयर आपने थोड़ी 2-3 हज़ार कम पे करनी होती है। अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ, मास्टर्स में 1 साल की फी है, आपने 1 साल की फी पे करके आनी है। उसमें ऐसे अगर आप एवरेज कॉलेजेस में आ रहे हो, जो कि डबलिन की बात करूँ मैं, आपको 10 से 12-13 हज़ार यूरो, मतलब आप एवरेज लगाओ, और मतलब मास्टर्स के लिए आपकी 12,000 यूरो फीस लगाओ। उसके बाद जो सारा खर्चा वर्चा मिला के 13 से 14 हज़ार यूरो, 14 हज़ार यूरो तक जाएगा। मैक्सिमम कर लो 15 हज़ार यूरो, इससे ज्यादा नहीं लगेगा फॉर एवरेज कॉलेज। अगर आप यूसीडी में या ट्रिनिटी में आ रहे हो तो 25 से 30 हज़ार तक जाते हैं, जो कि मोस्टली लोगों की मतलब इतनी वो नहीं होती, इतना बजट नहीं होता कि इतना स्पेंड कर दो आप कॉलेज। तो आप एवरेज में आ रहे हो, 15 हज़ार मैक्स है, जो कि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 45 साल थे, अराउंड 40 to 45 होते, इतने में आप मास्टर्स करने आ रहे हो। 45 में आपको अगर 3 साल का विद्या मिलते हैं, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट चॉइस। हाँ, और यूसीडी की अगर इतनी फीस है तो आई थिंक वो तो 20 आवर्स करके पार्ट टाइम में आप निकाल भी सकते हैं। हाँ, मास्टर्स के लिए तो आपने दूसरे साल पे भी नहीं करना, बट बैचलर करने अगर बैचलर्स में। हाँ, अगर आप बैचलर यूसीडी में या ट्रिनिटी कॉलेज है, जो कि वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में आती है, आई थिंक टॉप 10 में आते हैं, तो 110% आपने उधर स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप इवन कि आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। हम वर्किंग इन यूसीडी, तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज का कि आप नहीं निकाल सकोगे आप इतना वो पार्ट टाइम से फीस, तो क्या अपने पार्ट टाइम के लिए टाइम भी नहीं निकाल सकोगे। तो मैं उनको यही एडवाइस करूंगा, एवरेज कॉलेजेस में आए, अपनी फीस भी मैनेज करें, अपने सारे एक्सपेंस भी मैनेज करें, और मास्टर करने आ रहे हैं, फिर तो टेंशन नहीं होती नेक्स्ट। ठीक है, और फिर आप जो लोग आते हैं यहाँ पे, अगर वो अपने प्लान करें कि वो जब आएंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि हम आएंगे तो अपना खर्चा निकाल सकेंगे कि नहीं, या अपनी फीस निकाल सकेंगे कि नहीं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है कि आप अपना खर्चा या अपनी फीस यहाँ पे रह के काम करके निकाल सकते हो कि नहीं? तो ये डिपेंड करता है आपकी जॉब पे, ठीक है। अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हो, तो उसमें ये है कि आपने 1 साल की फीस पे करनी है पाकिस्तान से, पूरी की पूरी। आपको 1 साल कुछ नहीं पे करना, नेक्स्ट ईयर आपने फी पे करनी। और अगर आपको पार्ट टाइम लग जाती है, आप गूगल पे जाके देख लो, डबलिन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन होल यूरोप। मतलब आई थिंक दूसरे नंबर पे आती है कि तीसरे नंबर पे आती है, लेकिन बहुत हाई है, बहुत जो इनके मंथली एक्सपेंसेस है बहुत ज्यादा है। तो मंथली एक्सपेंसेस के साथ साथ फीस मैनेज करना थोड़ा सा टफ है, बट नॉट इम्पॉसिबल। आप मैनेज कर लोगे। मैंने अपनी फीस खुद पे की। मैंने फीस पे करने के साथ अपने शो भी पूरे किए, मैं ट्रेवलिंग भी की, मतलब और गैजेट्स वगैरह भी लिए। बट ये है कि शो भी पूरे कर सकते हो, फीस भी निकाल देते हो, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, और वो मैं भी नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल सकते। बट ऐसा है कि यू विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, लाइक यू विल सपोर्ट योर फैमिली, नॉट डेट मच, बट कुछ हद तक कर सकते हो। यू विल पे योर फीस, और वो डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यूसीडी में, जो कि इधर की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है, उधर में बैचलर करने आ गए, ऑब्वियसली 110% यू विल नॉट बी एबल टू पे योर फीस विद पार्ट टाइम, क्योंकि पार्ट टाइम आप कितना ही बचा लोगे। उधर बैचलर की फीस 20-20 हज़ार यूरो है, तो 20 हज़ार यूरो। जिसको जिसको आप पार्ट टाइम बोल रहे हैं वो 20 आवर्स वाला जो हाँ, पार्ट टाइम जॉब जो है वो 20 आवर्स है, तो आप पार्ट टाइम के लिए पार्ट टाइम करके आप 20 हज़ार यूरो नहीं सेव कर सकते। तो आप अगर ऐसे कॉलेजेस में आ रहे, फॉर एग्जाम्पल जो कि एवरेज है, जिनकी फीसेस कम है, पहले साल ज्यादा होती है बट दूसरे साल हमेशा फीस कम होती है। अगर आप उन कॉलेजेस में आ रहे हो, तो ब्रिटिश हो, यू विल डू। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, अब ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठे रहो मैनेज हो जाएगी, बट ये कि आप कर लोगे, डोंट वरी, टेक स्टेप, मूव हो जाओ, सब चीजें हो जाएंगी। और अभी जैसे ट्रेंड है कि बहुत ज़्यादा लोग बाहर मूव कर रहे हैं, आयरलैंड में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया से नहीं, पूरे यूरोप से ही आयरलैंड में लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से हर फील्ड में ये फील हो रहा है कि सैचुरेशन प्रेशर है थोड़ा सा मार्केट में। आपको भी ऐसा लग रहा है कि पार्ट टाइम जॉब्स में या जो स्टूडेंट लेवल की जो जॉब्स हैं उनमें भी सैचुरेशन है, या मुश्किल हो रही है वो जॉब्स मिलना, या वो अगर 2 साल पहले 5 साल पहले से कंपेयर करें तो क्या सिचुएशन है? तो जॉब की ऐसी सिचुएशन है, जब मैं मूव हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने चौथे दिन जॉब लगी थी। बट वो ऐसा है कि आपको डबल टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जॉब मिल गई थी। तब जॉब ढूंढना बहुत आसान थी, क्योंकि एकदम कोविड का स्टार्ट था, मतलब कोविड का एंड हुआ तो न्यू लाइफ एक स्टार्ट हुई, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो बंद थी तो वापस से ओपन हुई। बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारी मतलब ऐसी फील्ड थी जो कि कोविड में नहीं चल रही थी। कोविड के बाद ओपन हुई तो एकदम वैकेंसीज आ गई थी। जब मैं आया था तब जॉब सिचुएशन बड़ी अच्छी थी, बहुत ज्यादा जॉब्स थी पार्ट टाइम,
ऐसे मिल जाती कि आपको एक स्विच की दूसरी पे चलेगी इजीली मिली। बट अभी जो सिचुएशन चल रही है करंटली, एक तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। और दूसरा यूरोप से लोग मूव कर रहे हैं क्योंकि यूरोप के हालात थोड़े खराब हुए हैं। मोस्टली पुर्तगाल से लोग आ रहे हैं, इटली, पुर्तगाल फ्रांस। से लोग आयरलैंड में आ रहे हैं। पुर्तगाल से लोग थाईलैंड इसलिए मूव हो रहे हैं क्योंकि उधर जो बेसिक सैलरी है वो बहुत ज़्यादा कम है। हम्म। तो उधर लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो गिरते जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। और लोग उधर से मूव हो रहे हैं, यूरोपीय यूनियन से आयरलैंड में मूव हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पासपोर्ट है, वो आके काम कर सकते हैं और वो पहली प्रायोरिटी होती है इनकी। तो स्टूडेंट के लिए जो पार्ट टाइम जॉब चल रही है वो थोड़ा सा आजकल डाउनफॉल है। थोड़ी सी आपने जैसे बोला सिचुएशन दिख रही है, सिक्योरिटी की जॉब में भी दिख रही है। Okay. उसके बाद जो पार्ट टाइम जॉब और होती है टेक अवेज, जो कि मोस्टली नए आने वाले स्टूडेंट करते हैं, उसमें भी मतलब इतने ज़्यादा हायरिंग नहीं हो रही है। जो रिटेल की जॉब होती है, जो कि मैंने पहली जॉब मेरी थी रिटेल में, रिटेल में भी जो जॉब्स है वो भी कम हो रही है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। और जॉब्स ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आइलैंड लिमिटेड है। जैसे हमारी पहले भी बात हो रही थी, आइलैंड में सिर्फ डबलिन बिजी है, गॉलवे, लिमरिक और कॉर्क वो काउंटीज इतनी बिजी नहीं है, उधर लोग जाते नहीं। जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं मोस्टली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फ्रॉम एनी अदर कंट्री, दे आर कमिंग टू डबलिन, राइट? सो इस वजह से अगर सब डबलिन में आएंगे, इतने ज़्यादा बिजनेसेस होंगे नहीं, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे, तो पीछे जॉब्स जो नए आ रहे हैं उनको नहीं मिल रही। और सेकंड जो सबसे बड़ी वजह है, आफ्टर ग्रेजुएशन जो पीएच कर रहे थे उनको प्रोफेशनल जॉब मिल जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो उनको नहीं मिल रही। तब तक वो पार्ट टाइम वाली जॉब जो अपनी पोजीशन है वो नहीं छोड़ सकते, ठीक है? क्योंकि उन्होंने भी तो गुजारा करना है। अगर वो उनको अगर प्रोफेशनल जॉब मिल रही है, उनकी फील्ड, उनकी जो स्पेस है, वो पोजीशन खत्म हो जाएगी, पीछे कोई और मूव होगा। लेकिन वो भी नहीं हो रही, तो जो कंपनीज है वो अपने एक्सपीरियंस स्टाफ को निकाल के तो नए को तो हायर नहीं ना करेंगे। तो इसलिए जॉब्स की जो मार्केट है थोड़ी डाउन चल रही है। डिलीवरीज की जॉब में बहुत ज़्यादा लोग हैं, पार्ट टाइम जो टेक अवेज है, रिटेल है, सिक्योरिटी है, मेडिकल फील्ड में है, उनमें थोड़ी ना लिमिटेशन लग गई है कि हाँ भाई हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन हो जाता है। टेक का स्टेप आ जाओ, सब हो जाएगा। हाँ, आई थिंक ओवरऑल मैंने आपकी भी जो वीडियोस देखी हैं और भी हमारे दोस्त हैं, मेन आइडिया यही है कि लोग जब आ जाते हैं तो इवेंचुअली दे फाइंड अ वे। यहाँ पे हर कोई जो भी मेहनत करने वाला है वो कोई ना कोई सेटिंग उनकी बन जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आइलैंड से वापस जाएं या अपनी पढ़ाई को या अपनी जॉब को बीच में छोड़ के जाएं, ऐसा बहुत कम होता है। हर कोई यहाँ पे आता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन सेटल इवेंचुअली हो जाता है। और ऑप्शंस ऑब्वियसली ऐसे नजर आते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो प्रोफेशनल जॉब्स करते थे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ के टैक्सी भी चला रहे हैं या यहाँ की डिलीवरी कर रहे हैं, और इट्स नॉर्मल हियर, यहाँ पे कोई वो बुरी बात नहीं है। तो हर तरह की एक्सपीरियंसेस हैं। आई थिंक वही जो आपने बात की कि स्टेप ले लेना चाहिए, स्पेशली गिवन कि आपके बैक होम हमारी जो सिचुएशन है, जो कंडीशंस है उसके, उसमें अगर आपको स्ट्रगल यहाँ पे आके करनी पड़े तो वो बेटर ऑप्शन है, बजाय बजाय इसके कि वो स्ट्रगल पाकिस्तान में कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल। क्योंकि अगर आप उधर स्ट्रगल कर रहे हो, आप जीरो पे स्ट्रगल कर रहे हो, आप मैक्सिमम जाओगे 10 पे चले जाओगे, 10 से 20 पे चले जाओगे। पर अगर आप इधर स्ट्रगल कर रहे हो, इधर जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, ठीक है? उनकी मेहनत को अप्रिशिएट कर जाते हैं। कोई जॉब्स, जैसे वो शाहरुख खान ने बोला था, कोई काम छोटा नहीं होता। सेम चीज़ इधर अप्लाई होती है, जो कि मैंने रियलिटी में देखी। कि इधर कोई किसी को जज नहीं करता कि ये क्लीनर की जॉब करे, ये डिलीवरी कर रहे हैं, ये बंदा सिक्योरिटी करे, या ये कोई मैनेजर बन के बैठे। एवरीबॉडी इज इक्वल, राइट? तो इसलिए इधर ग्रोथ ईजी है पाकिस्तान के मुकाबले में। इसलिए मैं हर बंदे को बोलता हूँ जिसने प्लान किया, टेक अ स्टेप, यू विल फाइंड अ वे। जॉब भी हो जाएगी, स्ट्रगल करने के बाद होगी। कोई चीज़ आपको हाथ में रख के नवाला नहीं कोई खिलाता, स्ट्रगल करनी पड़ती है मेरे भाई। सही है। और अगर मैं बात करूं कि जो फाइनेंसेस हैं उनको मैनेज करने की अगर कोई एडवाइस हो आपकी, जो नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस करोगे कि किस तरह से वो अपनी चीज़ों को मैनेज करें ताकि वो ओवर बजट भी ना जाए और वो जितना वो कमा पाए 20 आवर्स 30 आवर्स में उसी में ही मैनेज हो जाए चीज़ें। तो फाइनेंस कैसे है, जब आप स्टार्ट में तो आप अपना खर्चा लेके आते हो, ठीक है, लेकिन जब आपकी पार्ट टाइम शुरू हो जाती है, सबसे पहले आप शुरू में फिजूल खर्ची से थोड़ा सा बचें। आप अपने शौक थोड़े से लिमिटेड रखें, जो है खाना पीना वो अपना सही रखें। रहने की जगह अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ता है, सिटी से आपको 1 घंटा दूर रहना भी पड़ता है, तो स्टार्ट में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके रह लें। लेकिन जब जब आप थोड़ा ग्रो करते तब वो बोलो। लेकिन शुरू में शॉप भी लिमिटेड रखो, अकोमोडेशन भी थोड़ी मतलब 400-500 तक देखो। उसके साथ अपने जो इर्द गिर्द का आपका दोस्त वगैरह जो भी ग्रुप होगा, वो अच्छे लोगों में अपना प्रेफर करो, क्योंकि वो लोग आपको
ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगे। बाकी कुछ ऐसे जो नए आते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये होते हैं कि हम जल्दी से ग्रो हो जाए। अब जल्दी से ग्रो हो जाओ लेकिन एकदम से कोई ग्रो नहीं होता, चीज़ें टाइम लेती हैं। आप अपना पैसा भी बचा के आप अपना शौक भी। और जो आपको मैं एडवाइस करूँगा, सबसे जो मेन एडवाइस है, आते ही कुछ चीज़ें ऐसी कर लो जिनको आप बाद में आपको बेनिफिट देंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि हायरिंग हो रही है बहुत सारी कंपनीज में, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपके पास फुल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास फॉर एग्जांपल मुझे खुद एक कंपनी की ऑफर आई थी कि आप हमारे कस्टमर केयर में आ गए, लेकिन केवल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो मेरे पास नहीं था। तो इसलिए आप आते ही ड्राइविंग लाइसेंस कर लें, उसके लिए लर्नर करके ड्राइविंग लर्नर की तैयारी करके टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। जिस दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट हो गया उसके बाद आप चीज़ें और आसान हो जाएंगी और बजटिंग भी मेहनत हो जाए। या वेरी वेरी गुड एडवाइस आई थिंक। अगर मैं बात करूं फील्ड्स की, आपने बताया आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपने रिसर्च की कि अकाउंट्स की फील्ड की क्या वैल्यू है यहाँ पे, ये क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स? हाँ, एक्चुअली जब मैं आया था तो मुझे दो ऑप्शन थे। मैं मैनेजमेंट में भी जा सकता था और मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस में भी आ सकता था। उसका मतलब जितनी मुझे रिसर्च है, जितनी मैंने ओवरऑल देखा, मैंने चीज़ें देखी कि अकाउंट्स में कितनी जॉब्स है, फर्दर प्रोफेशनल जॉब्स की मैं बात करूँ और मैनेजमेंट में, क्योंकि मेरी क्लास में आई थिंक 50 बंदे थे, 50 स्टूडेंट्स थे। उनमें से ऑलमोस्ट 36-37 ने मैनेजमेंट चूज किया। आप इस चीज़ से अंदाजा लगाएं, सिर्फ 14 बच्चे हैं जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में आए हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है। और अकाउंट्स एंड फाइनेंस हर जगह अप्लाई होते हैं, मैनेजमेंट भी हर जगह अप्लाई हो रहा है, लेकिन कितने बंदों को रखेंगे, तो इसलिए अकाउंट एंड फाइनेंस हर जगह यूज होते हैं। मोस्टली जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा निकलती है, इसलिए मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस चूज किया। तो जो एचआर में आ रहे हैं और जो दूसरी मैनेजमेंट की बहुत सारी आगे सब फील्ड होती हैं, उनमें जॉब्स लिमिटेड है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं और उसके लिए उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो हर कंपनी अपना फायदा देख के उस बंदे के हायर करेगी जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। तो मैं जो एडवाइस करूंगा, अगर आप आ रहे हो, आप आईटी में आ रहे हो, बेटर ऑप्शन है। आप इंजीनियरिंग में आ रहे हो, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि अगर इंजीनियर जो है उनकी कमी है। और मेडिकल में आ रहे हो फिर तो आपको मतलब परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ आप, वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द बिग स्टेप है कि आप परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जल्दी जाए। इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात करूँ, आईटी में भी चांसेस होते हैं। जैसे जवाब भाई आईटी की फील्ड से रिलेट करते हैं, तो ये अफोर्ड भी कर सकते हैं चीज़ें। और मतलब इनको जॉब स्विच करने में इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि आयरलैंड में आईटी हब है। आयरलैंड जो डबलिन और कोर्ट है वो यूरोप का आईटी हब है। इसमें सारे बड़े जो कंपनीज उनके हेड ऑफिस इधर है, तो आईटी की जॉब भी होते हैं। और अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग का मैंने इसलिए चूज की क्योंकि हर कंपनी को अकाउंटेंट चाहिए होते हैं और अकाउंटेंट के नीचे पूरी टीम चाहिए होती है। तो मैं यही एडवाइस करूंगा, आओ किसी अच्छे फील्ड में आओ, क्योंकि फी पे करके ही हमने, तो अच्छी थोड़ी ज़्यादा पे कर दो, लेकिन फील्ड अच्छी चूज करना पूरी लाइफ का सवाल होता है। मेक सेंस। थैंक्स अली, बहुत अच्छी एडवाइस आपने सबको दी है। अगर मैं आपका लॉन्ग टर्म प्लान पूछूं कि आपका प्लान क्या है, आपकी स्टडी अभी कंप्लीट हो जाएगी, फिर ऑब्वियसली आप पीएसडब्ल्यू पे जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मैं आपसे पूछूं 10 साल का प्लान आपका आयरलैंड में क्या है, या आयरलैंड में है या कहीं और है? तो ये ना थोड़ा सा ऐसा है कि मैंने आइलैंड को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा नहीं था, बट जिधर नसीब होते हैं बंदा अपना नसीब उधर ही लेके जाते हैं। तो जो मेरा अपने माइंड में होने तो वही है जो नसीब में होने, बट एक मेरे माइंड में जो अपना प्लान है वो है, आई विल टेक माय स्टडी हियर, देन आई विल चूज अनदर कंट्री। लाइक मैं किसी भी कंट्री को चूज कर सकता हूँ अगर मुझे इधर थोड़ा सा इशू होता है जॉब का या कुछ भी ऑप्शन होते हैं, क्योंकि मैं रिस्क ले सकता हूँ। आई डोंट वांट पासपोर्ट और ये सब चीज़ें मतलब मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं किसी और कंट्री मूव हो सकता हूँ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज अगर मुझे मिलती हैं तो। मतलब लॉन्ग टर्म प्लान इतना नहीं है कि मैंने इधर पासपोर्ट लेने है, पक्का होना है, कुछ भी करना है, वो अलग स्टोरी है। आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स, आई एम प्लानिंग टू मूव फ्रॉम हियर टू एनी अदर कंट्री। तो आपका जो मेन प्रेफरेंस रहेगा वो ये कि आपका कैरियर कहाँ पे बेटर है, रादर देन कि आपको पासपोर्ट कहाँ से मिलेगा। ये सही असम्पशन है मेरी? मतलब अगर मैं किसी और कंट्री में होता हूँ, बेसिकली मैं अपना जो ग्रीन पासपोर्ट है वो मैं वही कीप करना चाहता हूँ, मैं अपने पास वही रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी है। मैं किधर भी चला जाऊँ वो नहीं चेंज होती, तो मैं अपनी आइडेंटिटी वही रखना चाहता हूँ, ना कि रेड पासपोर्ट और ग्रीन पासपोर्ट और ब्लू पासपोर्ट। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना मैंने कभी किया, क्योंकि लोग पासपोर्ट लेके भी बैठे हैं, मैंने खुद देखे। हाँ, मेरे साथ काम करते हैं बहुत ज़्यादा लोग हैं, पासपोर्ट लेके भी वो
मतलब पार्ट टाइम जॉब्स जो मैं कर रहा हूँ वो पासपोर्ट वाले भी कर रहे हैं। तो हम्म। पासपोर्ट लेना मतलब आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए पासपोर्ट लेना, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि बेटर लाइफ किधर है। तो मैं बेटर लाइफ चूज करूंगा rather देन पासपोर्ट। वेल सेड, वेल सेड। ऑलराइट अली, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी है। आई थिंक आपके चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो बहुत अच्छी गाइडेंस दे रही है, और आई थिंक ये वीडियो भी ऐसी होगी जिसमें एक ओवरऑल एक कंसोलिडेटेड एडवाइस सारे लोगों को मिल जाएगी जो स्टूडेंट वीजा में इंटरेस्टेड हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक फाइनल एडवाइस बेस्ड ऑन योर 2 years एक्सपीरियंस, आपने क्या सीखा, और एक आखिरी एडवाइस आपकी क्या होगी उन सब लोगों के लिए जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, आइलैंड आने की प्लानिंग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जो आपने मुझे इनवाइट किया। अगर मैं आपने जैसे मेरे यूट्यूब चैनल की बात की, यूट्यूब चैनल पे मतलब जैसे अब आप भी यूट्यूब की तरफ आ रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, आई विल सपोर्ट के पाकिस्तानियों को गाइड करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत शॉर्ट है और जो है वो मतलब इन चीज़ों में पढ़ते हैं कि पीछे वालों को फायदा होती है। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ जो 2 साल में मैंने सीखा, सबसे मेन चीज़ है कम्युनिकेशन। अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, इफ यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, लाइक आयरिश हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, सबसे ज़्यादा आप अवॉइड करें उर्दू बोलना, अपनी देसी लैंग्वेजेस बोलना, पंजाबी बोलना, पश्तो बोलना। जैसे बहुत सारे होते हैं अपने दोस्तों में ही रहते हैं, मैं खुद अपने दोस्तों में रहता हूँ बट मोस्टली मैं घर से बाहर रहता हूँ। तो आप अपनी कम्युनिकेशन ठीक करें। अगर आप सिक्योरिटी की जॉब्स करें तो ऐसी जगह नहीं करें, ऐसी जॉब ना करें जिनमें आप कम्युनिकेट ना कर सकें। आप ऐसी जॉब देखें जिसमें आप कम्युनिकेशन करें, आप इनके स्लैंग्स जो बहुत कॉमन है, आप इनके स्लैंग्स वर्ड सीखें। आप उसके बाद इनके ऐसे हाई प्रोफाइल जगह पे जाएं, फॉर एग्जांपल इधर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स में आप जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल जो एक्सपो होते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे मतलब स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इवेंट कराती हैं, उनमें जाएं। इवन कि आप किसी भी जगह जाते हैं, कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी इलेक्शन की मीटिंग, कोई भी मीटिंग होती है, आप उस जगह जाएं, अपनी कम्युनिकेशन बेटर करें, हाई लोगों से बातें करें, अपने पीआर बनाएं। पीआर जो लोगों में होती है उसकी बात करें, अपने लोगों में पीआर बनाएं, जिससे आपका करियर भी बूस्ट होगा। उसके साथ साथ जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के दौर में आप कुछ चीज लोगों को बताएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो आप कंटेंट बनाएं, बेशक कुछ भी बनाएं, कंटेंट बनाएं जिससे आपका जो कैमरे के सामने बोलने का डर है वो भी खत्म होगा, आपको कॉलेज में भी बहुत फायदा देगा और जॉब इंटरव्यू में भी बहुत फायदा देगा। तो कम्युनिकेशन इज की फॉर सक्सेस इन आइलैंड। इफ यू कैन कम्युनिकेट यू कैन डू एनीथिंग। तो जॉब के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और अगर लोगों को आपसे कांटेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? बेसिकली मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि आपसे कंसल्टेंसी फीस पे कर देंगे। आई एम नॉट कंसल्टेंट, आई एम जस्ट डूइंग गाइड फॉर ऑल द स्टूडेंट पाकिस्तानी इंडियन। बट मोस्टली ऐसा है आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरा कॉलेज भी चल रहे हैं, साथ में जॉब भी चल रही है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ। अगर मुझे इन्होंने किसी ने भी कॉन्टैक्ट करना है, आप मेरा टिकटॉक अकाउंट मेरा डब्लिन वाले भाई के नाम से, आप उधर कमेंट करें, क्योंकि मैं कमेंट्स रीड कर देता हूँ, सारे एक साथ होते हैं, ना कि मैसेजेस में नहीं कर सकता। कमेंट में सारे एक साथ रीड कर देता हूँ, जो मुझे लगता है इसका आंसर करना चाहिए। एक बंदे के लिए नहीं, 20,000, 2,000, 3,000, 4,000 लोगों के लिए फायदेमंद है, तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ जो कि लोगों की हेल्प से कर सके। और अदरवाइज जो मेरा इंस्टा है, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और टिकटॉक है, फेसबुक अकाउंट है, लिंक्डइन है, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके अगर मैं फ्री हुआ जिस दिन, तो मैं सबके साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, मैं भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके सारे यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के और टिकटॉक के लिंक्स डाल दूंगा, तो लोग वैसे भी आपको वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच अली, आई थिंक वेरी गुड एडवाइस फॉर एवरीबडी। जो भी लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए जो अली ने जो एडवाइसेस दिए हैं, जो गाइडेंस बताई है या जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, उसमें बहुत कुछ लर्निंग करने को है, और होपफुली व्यूअर्स के लिए ये यूज़फुल रही होगी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।